बोलो क्लास में क्या था? सर्कल, अच्छा इंटरसेक्ट करे वहाँ पे कॉर्ड वाला। और भी कोई था क्या? बोर्ड वोर्ड वाला दिया था, हो गया सब? देख लो, कोई पूछना हो तो बताओ। देख लो, जो एसओटी में कोसाइन वोसाइन दिया हुआ है वो सब भी मैंने एसओटी में शायद वेक्टर से किया ही होगा, वो तो करते ही हैं अपन। तो बस इसलिए दे दिया क्योंकि दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि अब 12th में आ गया ना बोलो। जैसे इसमें बोला था कि n1 कैप मान लीजिए आप यूनिट वेक्टर कॉस बीटा आई कैप प्लस साइन बीटा जे कैप, तो ये यूनिट वेक्टर है, ये बीटा पे है अगर, तो ऑब्वियस आता है अगर ये बीटा एंगल है, ये यूनिट वेक्टर है, तो n1 कैप आ जाएगा कॉस बीटा आई कैप साइन बीटा जे कैप। ऐसे अगर ये अल्फा एंगल पे यूनिट वेक्टर है तो इसको आप n2 कैप लिख सकते हो एंड दिस विल बी cos अल्फा आई कैप प्लस sin अल्फा j कैप। यू कैन एज्यूम टू वेक्टर्स लाइक दिस, दिस एंगल इज नाउ अल्फा माइनस बीटा, घटा के देखो। अब n1 डॉट n2 ले लो, तो n1 डॉट n2 आ जाएगा वही डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, और उसको ओपन करने का दूसरा तरीका मॉडुलस n1 मॉडुलस n2 और cos ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आ गया। नहीं तो सर्कल वाले में क्या था कि if two circles intersect then the line joining their centers is perpendicular to the common chord। तो common chord ये हो जाएगा, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को ये एंगल कितना प्रूव करना है 90। तो याद हो तो हम लोग जैसे कि 2D में तो कैसे कर देते थे कि दोनों सर्कल की इक्वेशन पता है घटाते थे, क्योंकि दोनों फिक्स सर्कल है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों की इक्वेशन लिखकर और घटाकर और जो भी कॉमन कॉर्ड आता था उसकी इक्वेशन आ जाती थी, और उसको हम लोग स्लोप निकाल के और इन दोनों के स्लोप के साथ देख लेते थे, तो m1 m2 -1 टाइप का आ जाता था, तो वहाँ से हो जाता था। तो इसमें लोकस के तरीके से हम पहले कर रहे हैं कि हम पहले लोकस लिखेंगे और फिर से वही s1 माइनस क्या करेंगे s2। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है कि सर्कल की इक्वेशन को, यानी जो लोकस है उसको लोकस को वेक्टोरियली लिखना। तो पहला सर्कल लिखना जा रही है वाला, मान लो उसका r1 r2 वाला है, तो कैन एनीवन सजेस्ट कि जो पहला सर्कल ये वाला है इसकी इक्वेशन में कैसे लिखूं, जो मैंने बताया था उसके हिसाब से, किसी न किसी दिन बदल जाएगी। तो mod r इक्वल टू r1 इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपको कभी भी लोकस लिखना है तो सबसे पहले उसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट लें। अब वो सब चीज़ें आप याद नहीं रखिएगा तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है कि मैं दोनों लोकस को लिखूं घटाऊं, समझ में आएगा। फिर उस वाले मेथड से कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो तुम्हारे ऊपर होगा, ठीक है ना, कि अल्फ़ा अल्फ़ा लिखा तो कर सकते हो, देखो मेहनत करो। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ओरिजिन इसको मान ही लिया, जैसा कि प्रणव याती ने बताया कि अपन ओरिजिन यहाँ मान लें तो अच्छी बात है। एक ऊपर वेरिएबल पॉइंट ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या बोलते हैं आर वेक्टर। तो ये पॉइंट कहीं भी घुमा दो, नहीं इस सर्कल के ऊपर, तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा r1। तो हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड r इक्वल टू r1। 2D में अगर इसको हमको बदलना है तो r वेक्टर जो वेरिएबल वेक्टर है उसको हम कैसे फॉर्मेट में लेंगे 2D में, x, y। बहुत ट्रिकी पूछ दिया था, सोचने में लग गए थे तुम लोग, देख के लग रहा था कि अरे सर ने क्या पूछ लिया है। तो हम लगेगा 2D में ले रहे हैं तो उस पॉइंट को हम कैसे लेंगे x, y, मतलब x i कैप प्लस y j कैप। तो उसके हिसाब से जब इसको देखोगे तो ये देगा वही रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r1। बट ये s1 का फॉर्मेट नहीं हुआ है, s1 के फॉर्मेट में रूट नहीं होता है, s1 में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको s1 में बदलना चाह रहे हैं तो दोनों साइड क्या कर देंगे हम स्क्वायर, समझ में आएंगे। अगर यही चीज देखोगे 3D में तो 3D में यही चीज़ स्फीयर रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 3D में वो पॉइंट क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा x, y, z। तो यानी वो पॉइंट का जो भी मैग्नीट्यूड होगा इधर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसका स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा r1 स्क्वायर। तो स्फीयर हो गया, सेंटर 0 0 0 हो गया और रेडियस क्या हो गया r1। इसी तरीके से अगर कोई बोले कि इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है लोकस, बताओ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का जो भी सेंटर है इसका अगर पोजीशन वेक्टर जैसे इसने c मान लिया, c वेक्टर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके ऊपर फिर से एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे
तो ये अगर हम लोग पॉइंट आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं और ये फिक्स है सी वेक्टर, तो एवरी टाइम दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी आर माइनस सी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा थ्रू आउट फिक्स रहेगा कितना, r2। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ r माइनस सी इक्वल टू r2। अब आप देख सकते हो कि ये वैसा ही सर्कल देगा जैसे 2D में हम लोग बात कर रहे थे। तो 2D में जैसे इस पॉइंट r को लेते, मतलब जो भी वेरिएबल था x, y, और इस c का कोऑर्डिनेट लेते c1, c2 टाइप का। तो जब r माइनस सी लिखोगे तो वही बनेगा x माइनस c1 i कैप, y माइनस c2 j कैप, और जब उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो रूट अंडर x माइनस c1 स्क्वायर प्लस y माइनस c2 का स्क्वायर। तो यानी कि फिर से अगर इसको इस 2 वाले मॉड में बदलना है तो हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, इसको स्क्वायर, तो अपने आप दिख जाएगा x माइनस c1 स्क्वायर प्लस y माइनस c2 स्क्वायर इक्वल टू r2 स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से 2D वेक्टर। और 3D भी, 3D में जब इसी पॉइंट को लोगे तो x y z और उसमें भी c1 c2 c3, तो ये स्फेयर बन जाएगा, सेंटर c1 c2 c3 और रेडियस क्या हो जाएगा r2। समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कि दोनों सर्कल्स की इक्वेशन लिख दी, S1 S2 कैसे निकलता है आपका, समझ में आ रहा है ना, S1 माइनस S2 नहीं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, r स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं, और फिर से दोनों को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करोगे तो r स्क्वायर गया, इधर क्या मिला सी स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या फिक्स है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स होगा, r1 फिक्स है, r2 फिक्स है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं r डॉट सी इक्वल टू लैम्डा व्हेन लैम्डा इज फिक्स। ये जो आया ये क्या है, हाँ बोल, हाँ वही मैं देख रहा हूँ सब लोग सोच रहे हो, मैंने बता के बोला था घटाएंगे तो ये आएगा, फिर मैंने घटाने के बाद पूछा कि ये क्या है, तो सब सोच रहे हैं कि क्या है, वही है जो पहले बताया था, वेक्टोरियल इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। स्फीयर के केस में ना बेटा, इसीलिए तो बार बार डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ, तो समझदारी दिखाना पड़ेगा ना सबको, नहीं दिखाओगे तो कैसे चलेगा। देखना फिर से डिस्टिंग्विश कर देता हूँ मैं, अच्छा लगा मुझे, सवाल गुड है। तो सबसे पहले तो आपको फील लेना पड़ेगा कि अगर ये सर्कल है 2D वाला, अगर हम खेल रहे हैं अभी, तो r तो xi और yj होगा, और c वेक्टर क्या होगा c1i और c2j, इसका डॉट लोगे तो वही आएगा c1x प्लस c2y इक्वल टू क्या आएगा लैम्डा। तो मेरे ख्याल से तो ये 2D प्लेन में हमने पढ़ा है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन की इक्वेशन, तो लाइन ही आया, नहीं घटाया क्या सोच के लाइन, और आ भी गया लाइन, नहीं पूछा तो पता नहीं चला खैर कोई नहीं। आप जब 3D में देखोगे तो प्लेन दिखेगा आपको, नहीं 3D में क्या दिखेगा, प्लेन, क्योंकि प्लेन क्या होता है, एनी लीनियर इन x y एंड z। समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है सबके लिए। तो ये कौन सी लाइन होगी, कॉमन कॉर्ड। अब मैं मान लेता हूँ क्या कि ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है, और ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, b वेक्टर, मानते हो क्या। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इनका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर माना है, ये कौन सा है, दोनों का सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दोनों पॉइंट इस पे लाई करेगा, तो a वेक्टर को किस जगह पे रखें, थैंक गॉड। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि पहला सही जवाब, और ऐसे ही b, दोनों घटा सकते हैं क्या, तो दोनों को जब घटाओगे तो क्या आएगा, a माइनस बी डॉट सी। तो क्या ये अपना पर्पस सर्व करता है, क्योंकि a माइनस बी डॉट सी कितना आ जाएगा, 0। मतलब हम लोग बोले कि ये वाला वेक्टर और ये वाले का डॉट 0 है, मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, 9। तो ये तो हम लोग लोकस वाइज कर सकते हैं, हम चाहे तो नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट यहाँ इंटेंशन अपना ये था बस कि अपन लोकस कैसे लिखते हैं, सर्कल स्फेयर, वो क्लियर है। अच्छा नॉर्मली लिखना है तो हम लोग देख सकते हैं क्या, इस पॉइंट को अगर मैंने पोजीशन वेक्टर a वेक्टर माना है, और इसको क्या माना है, b वेक्टर, तो ये तो सबको क्लियर है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसमें कोई दिक्कत है तो वो बता दो। अब हम लोग बोल सकते हैं अगर ये c वेक्टर माना है तो क्या आप इस वेक्टर का बता सकते हो और इस वेक्टर का, नहीं समझ आया। अगर ये a वेक्टर है, ये c वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर c माइनस a क्या होगा, c माइनस, और ये वाला क्या होगा, c माइनस b। तो यानी इनका भी तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि ये दूसरे वाले सर्कल के रेडियस का लेंथ है, और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा, c स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, मॉड तो सेम ही आएगा ना। ठीक है, और माइनस क्या आएगा 2c डॉट ए, पूरा इसको चेंज करना थोड़ा जल्दी है, और इधर क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2c डॉट बी। तो आप देखो उड़ने लगा सब, नहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 भी उड़ जाएगा। तो आप जब इसको इधर लाओगे तो c डॉट क्या आएगा a माइनस बी इक्वल टू 0। तो फिर से मेरे ख्याल से एक बार प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? ये जो कॉमन कॉर्ड होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, two vectors E1 and E2 and E2 with mod E1 equal to 2 and mod E2 equal to 1. Two vectors E1 and E2 with mod E1 equal to 2 and mod E2 equal to 1, and the angle between E1 vector and E2 vector is 60 degree. And the angle between E1 vector and E2 vector is 60 degree. आगे लिखना, if the angle between the vectors if the angle between the vectors 2t E1 plus 7 E2 and E1 plus t E2 belongs to the interval open 90 degrees open 80 degree, then find the range of t. चलो लो कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री है, दो वेक्टर है ए और बी मान लो। तो ए डॉट बी जो है नहीं निकाल लेते हैं। पहले तो E1 डॉट E2 निकाल लो, तो मॉड E1 मॉड E2 और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो हम लोग इन दोनों का डॉट क्या कर दें लेस देन 0। तो देख सकते हो कि इसमें आएगा 2t E1 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा शायद, तो 4t E1 स्क्वायर तो 4 E1 हाँ, और फिर 7 E2 स्क्वायर तो मेरे ख्याल से प्लस 70 2t इंटू E1 स्क्वायर 4 होगा तो 80 हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा 7t, ठीक है ना। फिर एक आएगा 2t स्क्वायर और प्लस ये आएगा 7, तो दैट गिव्स अस 2t स्क्वायर प्लस 15t। नहीं तो ये मेरे ख्याल से 14t प्लस t में बदलेगा, तो एक फैक्टर तो शायद t प्लस 7 ये ना, तो t की वैल्यू -7 से नहीं। अब हम लोग को थोड़ा सोच लेना चाहिए था कि जैसे अगर हमने दो का डॉट लेस देन 0 किया तो क्या एंगल रहेगा। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अगर a डॉट b लेस देन 0 किया तो द थीटा विल बी बिलोंगिंग टू ओपन 0 से क्लोज पाई, जबकि क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहा। ठीक है, हमने तो a डॉट b लेस देन 0 कर दिया, a डॉट b लेस देन 0 किया तो थीटा एक्चुअली किस रेंज में आएगा, ओपन पाई बाई 2 से क्लोज पाई, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको चाहिए एंगल किसके बीच में, ओपन 90 से ओपन 180, यानी कि इसमें 180 का भी मामला बैठ सकता है, वो चेक करना पड़ेगा। तो 180 का मामला कब बैठेगा, जब दोनों ऑपोजिट साइड वाला होगा, यानी कि कॉलिनियर तो होना ही पड़ेगा, और कॉलिनियर होने के लिए शर्त क्या है 2t/1, यानी t की दो वैल्यूज आ रही प्लस माइनस रूट अंडर 7/2, प्लस वाले में तो ऑब्वियस आते लाइक पैरेलल वेक्टर होगा, तो अलग कि -√7/2 इसमें आ रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा, वो नहीं हटाया तो गड़बड़ होगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर।
लिख लिया तो कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, घर पे ट्राई करेंगे। बोलो। फर्स्ट इज ABCD is a tetrahedron ABCD is a tetrahedron such that the perpendiculars ABCD is a tetrahedron such that the perpendiculars AK, BL, CM and DN ABCD is a tetrahedron such that the perpendiculars AK, BL, CM and DN to the opposite faces ABCD is a tetrahedron such that the perpendiculars AK, BL, CM and DN to the opposite faces are concurrent. Such that the perpendiculars AK, BL, CM and DN to the opposite faces AK, BL, CM and DN to the opposite faces are concurrent. Prove that पहला है any two opposite edges of the tetrahedron any two opposite edges of the tetrahedron are orthogonal. Any two opposite edges of the tetrahedron are orthogonal. And next is second is K is the orthocenter of the triangle BCD. K is the orthocenter of the triangle BCD. Question: find the radius of the sphere circumscribing a regular tetrahedron and also find the radius of the sphere inscribed in the regular tetrahedron whose edge is K. ठीक है, नेक्स्ट लिखना। प्रूव that if any two of the opposite edges of a tetrahedron are orthogonal. Any two क्या लिखा? Any two of the opposite edges से क्या होगा कि मतलब कोई दो opposite, any two pair लिख लो। If any two pair of opposite edges तीन पेयर है ना, तो उसमें क्या कह रहे हैं, दो पेयर क्या है, ऑर्थोगोनल। देन प्रूव that remaining pair of opposite edges are also orthogonal. Also prove the sum of the squares of the opposite edges is same for every pair.
next heading you can write is linear combination of vectors. Linear combination of vectors. इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेट मत कर लेना, ठीक है ना। सिंपल सा टर्म है, समझ में आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसे आप लिखते हो ना कोई भी 2D प्लेन का वेक्टर, किसके टर्म में लिखते हो, आई कैप और जे कैप, समझ में आएगा। तो हम लोग बोलें कि जैसे मान लो कि तुमने ए वेक्टर को लिखा 3i कैप प्लस 4j कैप, तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि ए वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड जे। जैसे आपने 3D वेक्टर में कोई वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, समझ में आएगा। तो हम लोग इसमें क्या बोल देते हैं, ए वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, समझ में आएगा। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि मान लो कि कुछ वेक्टर्स हैं ए बी सी एंड सो ऑन, एंड हो भी नहीं भी हो कोई मतलब नहीं, और इस तरीके से मान लो स्केलर है एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, और हम लोग बोल रहे हैं कि कोई वेक्टर आर वेक्टर है विच इज रिटन लाइक दिस, एक्स ए क्या, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी, समझ में आएगा। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वी कैन इजिली से कि आर वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अगर उससे ज़्यादा है तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं, समझ में आएगा। तो लिख सकते हो let R vector can be expressed, let R vector can be expressed as R vector equals xa plus yb plus zc, where x y z are scalars, where x y z are scalars and a vector, b vector, c vector are vectors. Then R vector is said, then R vector is said to be linear combination of A vector, B vector and C vector. R vector is said to be linear combination of A vector, B vector and C vector. तो सिंपल है, किसी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में कहना है तो इस तरह का कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट करे तो कह सकते हैं, समझ में आएगा। कमिंग टू मतलब दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, एक को हम बोलते हैं थ्योरम इन प्लेन, एक को हम लोग बोलते हैं थ्योरम इन स्पेस। तो अभी फॉर द टाइमिंग हम लोग देख रहे हैं थ्योरम इन प्लेन। थ्योरम इन प्लेन कुछ खास नहीं है, वही जो हम लोग फिजिक्स में भी पहले कर चुके हों शायद। जैसे हम कोई वेक्टर 2D प्लेन का आई कैप और जे कैप के टर्म में लिख सकते हैं, कोई भी अगर हम एक्स वाई प्लेन का वेक्टर लें तो इट कैन बी ऑलवेज रिटन इन टर्म्स ऑफ वर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो थ्योरम इन प्लेन जो है वो यही कहता है कि अगर आप कोई भी दो नॉन कॉलिनियर वेक्टर ले लो, जैसे आई और जे तो एक पर्टिकुलर एंगल पे है 90 पे, बट यू टेक एनी टू नॉन कॉलिनियर वेक्टर ऑफ एनी डैम मैग्नीट्यूड, जरूरी नहीं है कि आप यूनिट वेक्टर लो, समझ में आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इफ वी आर टेकिंग एनी टू नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स, तो एनी वेक्टर इन दैट प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना, कैन बी ऑलवेज एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू वेक्टर्स। सिंपल सा है थ्योरम इन प्लेन, क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई, ये तो पता है ना दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, हाँ, तो अलग कि कोई भी दो वेक्टर आपने लिया है जो नॉन जीरो रहे हैं और कैसे हैं नॉन कॉलिनियर, तो उन दोनों से एक प्लेन आएगा, डिफाइन होगा। अलग उस प्लेन का कोई वेक्टर उठा दो, उसको आप हमेशा कैसे लिख सकते हो, एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू वेक्टर्स, समझ में आएगा। तो दिस इज व्हाट इज थ्योरम इन प्लेन, जिसका हम एग्जांपल आई कैप और जे कैप के टर्म में पहले से देख चुके हैं, समझ में आएगा। तो लिखना theorem in plane, if a vector and b vector, if a vector and b vector are two non-zero non-collinear vectors, if a vector and b vector are two non-zero non-collinear vectors, if a vector and b vector are two non-zero non-collinear vectors, then any vector R, then any vector R coplanar with, then any vector R coplanar with A vector and B vector can be expressed as linear combination of
A vector and B vector. That is R vector equals, XA vector plus YB, XA X times A vector plus Y times B vector, where X and Y are scalars. वैसे तो कुछ खास एक्सरसाइज नहीं है, मोर और लेस कॉमन सेंस ही है। जैसे अगर आप कोई भी दो वेक्टर ले लो, जैसे A ले लिया, B ले लिया, बस ये दोनों के बीच का एंगल 0 और पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो टेक एनी टू वेक्टर कहीं भी लोगे तो उससे एक प्लेन तो डिफाइन कर ही देंगे ना अपन। अब हम लोग बोले प्लेन डिफाइन कर देंगे, और जैसे कि मान लो कि ये A वेक्टर और ये B वेक्टर है सपोज, तो इसको ऐसा भी हम लोग फील दिला सकते हैं कि हेड टू टेल टू टेल लगा सकते हैं, जैसे मान लो ऐसा है। और कोई बोले कि सर इस प्लेन का मान लो कि ये वेक्टर है R वेक्टर है, नहीं चले नहीं, ये जो वेक्टर R वेक्टर है इसको ए बी के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, इसको भी उठा के यहाँ ले आओ। जैसे जब आप आई और जे में डील करते हैं तो आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ते हो, नहीं तो हम लोग बोले कि एक्चुअली परपेंडिकुलर मतलब हम आई के पैरेलल और जे के पैरेलल तोड़ रहे हैं, नहीं समझ आया। वैसे तो हम आई के परपेंडिकुलर और जे के परपेंडिकुलर ही बोल सकते हैं वर्ड, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि आई के पैरेलल और जे के पैरेलल। जैसे यहाँ भी देखो, हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे देखना कि हम ए के पैरेलल एक तो वेक्टर लेंगे और एक बी के पैरेलल, तो बी के पैरेलल तो ऐसा कुछ आ जाएगा, नहीं तो ये वाला जो वेक्टर है ये तो ए के पैरेलल हुआ ना, तो ये क्या हुआ एक्स ए, और ये मैंने इसके पैरेलल बनाया, समझ में आया। इसको तो क्या बोल सकते हैं हम लोग वाई, तो क्या हुआ आर वेक्टर इक्वल्स एक्स ए प्लस वाई बी। अब कोई बोले आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो गया सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स और वाई जो है उसके हिसाब से क्या कर लेंगे एडजस्ट। कोई बोले कि नहीं सर इस तरह का वेक्टर है आर वेक्टर, तो अगर इस तरह का है इसको यहाँ पे लगा दो, इसको पीछे लो। पैरेलल कंपोनेंट में तो अभी भी तोड़ सकते हैं ना, कि इसके पैरेलल बनाना है, तो फिर से यहाँ से ये वाला वेक्टर हो जाएगा एक्स ए, और ये फिर से वाई बी, वाई पॉजिटिव नेगेटिव उससे क्या लेन देना मेरे को, समझ में आ गया। तो एक्स ए प्लस वाई बी, कोई बोले इस तरह का वेक्टर है तो आप यहाँ टिका दो, ए वेक्टर को अपोजिट कर लो, समझ में आ रहा है। तो उसके हिसाब से फिर से आप पैरेलल कंपोनेंट में क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। तो यानी कि कोई वेक्टर लोगे इस प्लेन का आर वेक्टर जो ए और बी के साथ क्या है कोप्लेनर है, तो दैट कैन बी ऑलवेज एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये इज थ्योरम इन प्लेन। लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स, if A vector, B vector, C vector are coplanar vectors, then prove that determinant of A vector, B vector, C vector, A dot A, A dot B, A dot C and B dot A, B dot B, B dot C equal to 0, then prove that A vector, B vector, C vector, A dot A, A dot B, A dot C, और ये इसको हो सके तो ध्यान भी रख लेना, तो पहले तो प्रूव कर लें। मेरे ख्याल से काफ़ी इजी है। हम लोग बोल रहे हैं कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, तो वन ऑफ देम मस्ट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। तो हम इसे सी वेक्टर को एक्सप्रेस कर लेते हैं, एक्स ए वेक्टर और प्लस क्या वाई वेक्टर। अगर सी वेक्टर को एक्स ए प्लस वाई बी एक्सप्रेस कर लोगे तो जो थर्ड वाला है वो देख लो एक बार कॉलम, जैसे ये तो ए बी, ठीक है ना। फिर हम लोग बोले सी वेक्टर की जगह हम लोग ये रख देते हैं, तो सी वेक्टर की जगह ये रखोगे तो एक्स ए और यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट और फिर यहाँ पे क्या आएगा बी डॉट। आप देख सकते हो जो थर्ड कॉलम है दैट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स, नहीं तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं।
तो पहला डिटर्मिनेंट क्या आएगा, एक्स ए वेक्टर, एक्स ए डॉट ए, एक्स बी डॉट ए, तो एक्स कॉमन आ जाएगा और ए डॉट ए, बी डॉट ए इसके साथ क्या हो गया 0। और ऐसे ही उधर वाला देख सकते हो वाई बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी, तो ये इसके साथ सेम हो जाएगा और वो भी क्या आएगा 0। तो वैसे भी हम लोग कॉमन सेंस से पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कब 0 हो जाएगी, जब कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का एलिमेंट बचे हुए 2 रो के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखा रहेगा तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो वैसा ही कुछ है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थीटा दिया हुआ नहीं है, मतलब हम लोगों को बस पता है कि ये एंगल क्या है, इसके बराबर है। तो देयर इज एन इंसिडेंट रे एंड यूनिट वेक्टर अलोंग इट इज E1 कैप, रिफ्लेक्टेड रे E2 कैप, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, और नॉर्मल के अलोंग क्या है N कैप, और ये मिरर। लिख लो, एक्सप्रेस E2 कैप इन टर्म्स ऑफ E1 कैप एंड N कैप। कर लें डिस्कस। एक तो अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि E2 कैप, E1 कैप और N कैप तीनों के तीनों क्या हैं, एक प्लेन में है, तो वो वाला जो है लीनियर कॉम्बिनेशन वाला यूज़ कर सकते हैं ट्रिक। अब एक चीज़ और सोच सकते हो कि वैसे तो कोई ऐसे लिखे E2 कैप इक्वल टू लैम्डा E1 कैप प्लस म्यू N कैप और लैम्डा म्यू निकाल ले, वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा। हम लोग बोले कि उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये फिर से एंगल बाइसेक्टर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यूनिट वेक्टर का वो इसी के ऊपर आएगा। जैसे E2 कैप और माइनस E1 कैप का रिजल्टेंट इसी के तोलोंग आएगा। नहीं तो अगर मैं पूछूं कि E2 कैप माइनस E1 कैप, ये समझ आ रहा है ना, E2 कैप इधर माइनस E1 कैप उल्टा, तो ये N कैप के अलोंग आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, तो मैं इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूँ लैम्डा N कैप। N कैप तो नहीं बोलोगे ना, या मूड में हो नहीं तो अलग लगे N कैप जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है या नहीं है मुझे नहीं पता, समझ में आएगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि उसको हमको क्या लिखना चाहिए, लैम्डा। अब हम लोग को अगर निकालना है लैम्डा की वैल्यू, समझ में आ रहा है, और हमको पता है कि ये दोनों एंगल क्या है, सेम। नहीं तो अगर सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि E2 कैप डॉट N कैप जो है दिस इज माइनस E1 कैप डॉट N कैप, बोलो ना पक्का, मेरे ख्याल तो ठीक है। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहा है, E2 कैप डॉट N कैप, तो ये क्या होगा कॉस थीटा ही तो होगा ना, और E1 कैप डॉट N कैप विथ माइनस साइन, तो वो एक्चुअली उधर इसको आगे बढ़ाओगे ना तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लैम्डा निकालनी है N कैप से डॉट कर दो, N कैप से डॉट करोगे तो लैम्डा N कैप डॉट N कैप हो गया, और इधर आ गया E2 कैप डॉट N कैप, क्या बोलते हो, और E2 कैप डॉट N कैप वहाँ चोरी कर लो, मतलब उठा लो, तो वहां से ये आएगा, तो ये माइनस क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, बोलो नहीं, तब यहां से देख सकते हो कि E2 कैप इक्वल टू E1 कैप और प्लस लैम्डा N कैप था, लेकिन लैम्डा खुद क्या है माइनस 2 टाइम्स दिस, और बाहर क्या आ जाएगा N कैप, क्या बोलते हो, तो इस तरीके से हो जाएगा। बाकी हम लोग कंपोनेंट का भी चेंज देख सकते हैं, ये माइनस N कैप का डायरेक्शन है, ये ऊपर, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि E1 कैप दिख रहा है, तो E1 कैप के 2 कंपोनेंट है, एक तो अलोंग मिरर और दूसरा परपेंडिकुलर टू मिरर। नहीं, E1 कैप के 2 डायरेक्शन मतलब कंपोनेंट हो जाएंगे ना, एक तो इधर की साइड और एक इसके परपेंडिकुलर। ऐसे ही जब आप E2 कैप का देखोगे तो ये वाला इसका कंपोनेंट सेम होगा, ये भी मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बस रजनीकांत में ऑपोजिट होना पड़ेगा, नहीं समझ में आया। तो E2 कैप का अलोंग मिरर और E1 कैप का अलोंग मिरर तो सेम है, और परपेंडिकुलर टू मिरर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमको E2 कैप लिखना है इन टर्म्स ऑफ E1 कैप एंड N कैप। तो E2 कैप इक्वल टू E1 कैप तो नहीं होगा, हाँ
लेकिन ये तो समझ में आ रहा होगा सबको कि इसमें और इसमें पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है वो तो सेम है नहीं, सिर्फ जो परपेंडिकुलर जो मिरर है वही तो डिफरेंट है ना। समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें मैं परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है अगर उसको एडजस्ट कर दूं इधर, समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? तो मेरे ख्याल से फिर वो E2 कैप बन जाएगा। तो अब परपेंडिकुलर वाला कितना हमको एडजस्ट करना है, जैसे आपको ये अगर पता हो तो ये -E1.n है, ये -n कैप है, बोलो ना। तो इसका ये जो कंपोनेंट आएगा वो तो आएगा ना -E1.n, और E1.n खुद में कैसा है, नेगेटिव। -E1.n तो पॉजिटिव होगा ना भाई। नहीं तो इसको हम लोग बोले ये तो E1 इधर की साइड है, इसको हम लोग को इधर लाना है, घुमाना है। तो मुझे -E1.n एक बार अगर जोड़ेंगे तो 0 होगा, और एक बार और घटाना पड़ेगा, यानी कितनी बार ये काम करना पड़ेगा, 2 बार। नहीं समझ में आया? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। तो मतलब हम n कैप के अलोंग का तो वेक्टर घटा रहे हैं ना, तो यानी हम लोग इसमें कितना घटाएंगे, मतलब ये घटाएंगे मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव है। नहीं समझ में आया? ये जो क्वांटिटी है ये ऑलरेडी नेगेटिव है ना, एक्चुअली तो आप देखोगे तो प्लस ही किया है। n कैप के अलोंग का वेक्टर, n कैप के अलोंग का वेक्टर मतलब n कैप इधर है। नहीं कुछ नहीं समझ में पक्का? बहुत सारे लोग तो ऐसे ही देख रहे हैं। ये वाला वेक्टर पहले बोलो ये क्या है, -E1.n था और इनटू -n कैप, तो यानी वो एक्चुअली इधर वाला वेक्टर क्या हो गया, E1.n कैप इनटू n कैप। तो एक बार घटाओगे तो वो 0 होगा, और फिर एक बार और घटाओगे तब तो इधर आएगा ना। तो माइनस कितनी बार करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा 2 टाइम्स E1.n, और फिर बगल में क्या आएगा, n कैप। नहीं